ओके सो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटे मैं आपको हार्ट ब्लॉक्स पढ़ा रही थी और हम लोगों ने सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। दोबारा जल्दी से बात कर लेते हैं। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में बेसिकली जो एस सी एन ए वी नोड का जो कंडक्शन होती है ड्यू टू थोड़ा मसला इन ए वी नोड या बंडल ऑफ हिस, थोड़ी सी कंडक्शन जो है वो स्लो हुई हुई होती है और बीट्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं। अब हमने कहा कि हम सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं जी मोबिट्स टाइप 1 है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मोबिट्स टाइप 2 है। आपने ये याद रखना था, मैं प्रीवियसली आपको समझा चुकी हूँ कि इसमें पी आर इंटरवल जो है वो प्रोग्रेसिवली इनलार्ज होता है, इनलार्ज होता है, इनलार्ज होता है, फिर एकदम से बीट मिस होती है और फिर यही साइकिल जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, साइकिल रिपीट होता है। जबकि इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जो पी आर इंटरवल था वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिर एकदम से बीट जो है वो मिस होती है और फिर वो आगे और पीछे दोबारा से पी आर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आपने याद ये रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यू में भी आती है वो ये कि यहाँ जो हम देखते हैं ना मोबिट्स 1 में मसला होता है एवी नोडल इशू होता है कोई। ठीक है, एवी नोड के अंदर आपको पता है इम्पल्सेस आती हैं ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से नीचे बंडल ऑफ हिस तक। ठीक है, और हिस से आगे जो भी आपको पाथवे पता है। यहाँ पे मसला होता है बंडल ऑफ हिस का। किसका मसला होता है? बंडल ऑफ हिस से आगे जो कंडक्शन है वो ख़राब होती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको हम क्यों मोस्ट डेंजरस कहते हैं? ये मैं थर्ड डिग्री, आपसे कोई रैंडमली पूछे ना कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है तो आपको शायद लग रहा होगा थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। नहीं, मोबिट्स 2 जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों? ये थर्ड डिग्री पढ़ा के समझाती हूँ फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो इसको वेंकबैक्स फिनोमेना भी कहते हैं। अब अगर है कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, मतलब क्यों ऐसे हुआ होगा, तो दोनों के कॉजेज़ ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। यानी इसके अंदर जो मसला है वो एवी नोडल डिसऑर्डर या डिजीज़ हो सकता है। यहाँ पे जो इशू होता है वो बंडल ऑफ हिस के अंदर होता है। ठीक है, और बंडल ऑफ हिस जब डैमेज हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो परकंजे फाइबर जो हैं वो करारे होते हैं, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा कहता है कि अगर पेशेंट को इन्फीरियर वॉल एमआई है या सेम एज कह दिया इंटेरोसेप्टल वॉल का एमआई है तो उनमें ये कंडीशंस देखी जा सकती हैं। मायोकार्डाइटिस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ाऊँगी पैथोलॉजीज़ में। सो मायोकार्डाइटिस है या कोई भी हार्ट वाल्व की सर्जरी हुई हुई है पहले या वेगल टोन जो है वो एक्सेसिवली हाई है तो उसकी वजह से ये ब्लॉक्स देखने में आ सकते हैं क्योंकि वेगल टोन ने ज़ाहिर है आपके हार्ट को रेट को कम करना है। ठीक है, सो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि इंटीरियर वॉल का एमआई है या कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस आए हुए हैं उसके अंदर कंडक्शन सिस्टम के अंदर, या अगर हम देखेंगे कोई इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ है या एओर्टिक वाल्व की कोई सर्जरी हुई हुई है तो उसकी वजह से ये दोनों हो सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने याद रखना है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो फैक्टर आपने ये याद रखना है कि जो मोबिट्स टाइप 1 होता है यहाँ पे अगर हम पेशेंट की कैरोटिड मसाज करेंगे तो पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो वर्सन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कैरोटिड की अगर हम मसाज करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी? वर्सन होगी। क्यों वर्सन होगी? क्योंकि जब हम कैरोटिड को मसाज करेंगे तो उससे जो है आपके ब्रेन स्टेम की तरफ जब सिग्नल जाने हैं तो जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाएगी और पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो मज़ीद फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पेशेंट को एट्रोपिन दें, एट्रोपिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करता है तो पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है। यहाँ पे ये फिनोमेना ऑपोजिट है। कैरोटिड मसाज से कुछ हद तक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव करती है, वाइल एट्रोपिन अगर दे के हार्ट की एक्टिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगी? फर्दर वर्सन होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर आपने दोनों का याद रखना है। ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग इज ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि जो मोबिट्स टाइप 1 है वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। सो पेशेंट अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई भी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो सिम्प्टोमेटिक है तो टाइप 1 वाला ही हम लोग इसको ट्रीटमेंट दे रहे होंगे। यानी हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? एट्रोपिन देंगे इनिशियली और फिर हम लोग जो है वो बाद में पेस मेकर भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने याद रखना है चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक है और चाहे वो सिम्प्टोमेटिक है, हमने फ़ौरन उसको क्या देना है? पेस मेकर देना है। क्लियर? सो ये इन दोनों का जो है वो आसान सा डिफरेंस भी है या जिस तरह से भी आपने याद रखना है। याद आपने सिर्फ ये वाली बात रखनी है। दूसरा ये कि यहाँ पे एवी नोडल कंडक्शन में मसला होता है, डिजीज़ होता है, जबकि यहाँ पे जो आपका बंडल ऑफ हिस और परकंजे फाइबर्स है नीचे वो डैमेज हो जाते हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि टाइप 1 चूँकि एसिम्प्टोमेटिक है तो हम छोड़ भी सकते हैं या एट्रोपिन देते हैं, लेकिन एट्रोपिन से मोस्टली जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाती है टाइप 1 में, सो दे सकते हैं। लेकिन जो टाइप 2 है उसके अंदर हमने फ़ौरन क्या करना होता है? पेशेंट को पेस मेकर डालना है। अब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। थर्ड
थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में बेटे आपने ये याद रखना है कि एसए नोड का जो एवी नोड के साथ और फिर एवी नोड के थ्रू नीचे वेंट्रिकल्स के साथ ये जो कनेक्शन होता है ना, ये कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एसए नोड जो है वो अपने ऑन पे फायर कर रहा होगा और वेंट्रिकल बेचारा जो है वो अपने ऑन पे फायर कर रहा होगा, तो दोनों की डिसोसिएशन, इसलिए इसको कहते हैं एवी नोडल डिसोसिएशन, यानी इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहता। यानी जो पी वेव है और जो क्यू आर एस है उनका कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं रहता है। इसीलिए पी वेव आएगी, पी आएगी, पी आएगी, फिर क्यू आर एस, फिर टी आ जाएगी, फिर पी, फिर क्यू आर एस, फिर टी, क्योंकि एट्रिया की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी स्लो होती है, तो पी वेव्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होगी, पी 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 देन क्यू आर एस, और दोनों का कोई भी कनेक्शन ऐसे। अब वो जो एक एसोसिएशन थी ना, जो इज़्ज़त एहतराम था कि पी के बाद क्यू आर एस, फिर टी, फिर पी के बाद क्यू आर एस, अब वो चीज़ नहीं रहती। ठीक है, सो आम बहुत आसान लफ्ज़ों में ये याद रखना है आपने। कॉजेज़ इसके भी वही कॉजेज़ हो सकते हैं, एमआई में हो सकता है, कार्डियक मायोपैथीज़ में ऐसा हो सकता है। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, ये मैंने शायद प्लैब का कोई एमसीक्यू देखा था, उसमें उन्होंने टेस्ट किया हुआ था कि एक वुमेन जो है अगर उसको एसएलई है तो उसकी बॉडी में ना एक एंटीबॉडी बनती है जिससे रो एंटीबॉडी कहते हैं। ये रो एंटीबॉडी क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, और जब प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर जाती है तो बच्चे के अंदर ये एकदम से ये जो एवी नोडल पाथवे होता है, इस पाथवे को डीजेनरेट कर देती है। एसए नोड का और वेंट्रिकल का जो कनेक्शन है वाया एवी नोड, उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कर देती है, और बच्चा पीड्स एज ग्रुप में कंजेनाइटल ल्यूपस के साथ आपके पास आता है, और इसको हम कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, और उसकी जो पीछे पैथोलॉजी है वो ये है। ठीक है, सो एसएलई वाली जो मदर है उसके बच्चे को थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही है, कोई आयोटिक एब्सेस बनी हुई है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, सार्कोइडोसिस या चागास डिजीज़, तो उसमें भी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक देखने में आ सकता है। इसकी जो क्लिनिकल कंप्लेंट्स हैं और एक दो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है। पेशेंट की ना सिनकपी की हिस्ट्री है कि ट्रांजिएंटली उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो एकदम लॉस हो जाती है। सिनकपी के साथ साथ आपने याद रखना है, इसको हम एडम्स चौक पैटर्न या एडम्स चौक डिजीज़ मेरा ख्याल है कहते हैं, एक मिनट देखने दो, हाँ, स्ट्रोक्स एडम्स अटैक। ठीक है, चलो मैंने उल्टा बता दिया, इसे कहते हैं स्ट्रोक्स एडम्स अटैक्स। इनमें ये होता है कि एकदम वो बेहोश हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर बेहोश हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है, तो ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसका चलता रहता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो पेशेंट है इसकी यहाँ पे जो नेक वेन्स होती है ना, वो नेक वेन्स क्या हुई होंगी, विजिबल होगी। नेक के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक वेव्स जो है वो विजिबल होती हैं, और ये जो विजिबल वेव्स होती हैं इन द नेक ऑफ दैट पर्सन, इसको हम लोग कहते हैं कैनॉन ए। क्या कहते हैं, कैनॉन ए वेव। तो मैं कल आपसे पूछूंगी कैनॉन ए वेव्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का है। कौन सा हार्ट ब्लॉक, कंजेनाइटली भी हो सकता है, मदर की वजह से बच्चे में आ सकता है, तो वो आपके पास थर्ड डिग्री है, क्यों, एसएलई की वजह से। ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी है। सो कैनॉन ए वेव्स होती हैं और स्ट्रोक्स एडम अटैक्स आ रहे होते हैं, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके अलावा वही सिनकपी है, साथ में डिजीनेस की हिस्ट्री हो सकती है, और एक्यूट हार्ट फेलियर जो है उसके साथ भी पेशेंट आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको ईसीजी पैटर्न समझना है। अब बेटे मुझे ना तीनों ईसीजी पैटर्न बताओ, पहले शायद इसका ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके ट्रीटमेंट के अंदर भी हमने क्या करना होता है कि पेशेंट को पेस मेकर ही देना है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक है, हमने उसको परमानेंट पेस मेकर ही देना है। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये पूछते हैं कि डुअल पेसिंग किस में की जाती है, तो मैं हालांकि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर ना डुअल पेसिंग भी की जाती है, लेकिन ये मैं आपको देख के कंफर्म कर दूंगी। अब यहाँ पे तीनों की ईसीजीज भी देख लेते हैं और तीनों के ना एक दफ़ा पैटर्न देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन फॉर एग्जांपल दिस इज़ द नॉर्मल ईसीजी। ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल ईसीजी। अब जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें पता है क्या होगा, उसमें ये होगा, ये बस उसका ये जो पी आर इंटरवल है ना, ये पी आर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग होगा, बाकी कोई मसला नहीं होगा। तो फर्स्ट डिग्री मुझे इतनी अच्छी ड्रॉ करनी आती, लेकिन जो फर्स्ट डिग्री है उसमें क्या होगा कि पी आर इंटरवल बस प्रोलॉन्ग होगा, बाकी कोई मसला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड डिग्री की। सेकंड डिग्री में भी हम बात कर लेते हैं पहले किसकी, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, नहीं यार मैं ना पी दूर बना देती हूँ, हालांकि वो नहीं बनाना चाहिए। अच्छा ठीक है, या अल्लाह, चलो भाई जो भी है। अब हमने सेकंड डिग्री जो है उसके अंदर मोबिट्स 1 देख लिया। मोबिट्स 1 में ये देखना है कि जो पी आर इंटरवल है ना, ये प्रोग्रेसिवली इंलार्ज होता रहता है जब तक कि 20 मिनट मिस नहीं हो जाती। ठीक है, अभी तस्वीरें दिखाती हूँ, उसमें सही नज़र आ जाएगा। जबकि अगर हम थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक देखेंगे तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, सॉरी सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो भी मोबिट्स टाइप 2 है, उसमें हम ये देखते हैं
कि हमारा जो पी आर इंटरवल है वो बिफोर एंड आफ्टर में स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें तो पी एंड आर का कोई ताल्लुक ही नहीं रहता, ठीक है। एक तो ये होगा कि पी जो है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी, लेकिन पी एंड दिस इज़ आर एंड आर। तो आपने ये भी याद रखना है कि हम ये देख रहे होते हैं कि जो आपका पी का डिस्टेंस है वो आर एंड आर के डिस्टेंस के साथ मैच नहीं कर रहा होता, नॉर्मली करना चाहिए, ठीक है। तो इनके अंदर जो पी है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो ये सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स 2 है और ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक 3 है। अब इसकी ना मैं आपको एक ECG पैटर्न दिखाती हूँ। सो इसके अंदर आप लोग ना इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर लेंगे। सो दिस इज द ECG पैटर्न। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें बेटे, ये आपका ना फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। इसमें सिर्फ ये हुआ हुआ है कि आपका जो पी आर इंटरवल है वो क्या हुआ हुआ है, प्रोलॉन्ग हुआ हुआ है। बाकी पी वेव भी है, QRS भी है, टी है, सिर्फ पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग है। अब मोबिट्स टाइप 1 में आपने याद रखना है कि दिस इज पी आर इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया है, बीट मिस हो गई है, फिर यही साइकिल रिपीट होगा। बीट मिस होने से पहले और बाद में जो इंटरवल है दे आर नॉट कांस्टेंट। मोबिट्स टाइप 2 में क्या होता है कि आपका जो पी आर इंटरवल है वो क्या रहता है, इतना सा इंटरवल है, इतना सा इंटरवल है, इतना सा इंटरवल है, ये बीट मिस होने से पहले और बाद में कांस्टेंट रहता है। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में ये देखो पी आती है, फिर पी आती है, फिर QRS है, फिर पी QRS। तो ये जो पी और पी का डिस्टेंस है ये Q एंड Q के इक्वल नहीं रहता। तो इसको हम लोग कहते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। ओके, सो ये अब आपने जो है वो याद रखना है कि ये इस तरह से ECG के ऊपर अपेयर होते हैं। रियल ECGs में भी होते हैं, हम अपनी OPDs में भी देखें या मैं भी आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी। सो ये वहाँ होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ना अब यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं और मैं जल्दी से ये बता देती हूँ आप लोगों को कि एक हमारे पास होता है सिक साइनस सिंड्रोम। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें बेटे आपकी जो एसए नोडल एक्टिविटी होती है ना, एसए नोडल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। क्यों? एसए नोड की फाइब्रोसिस हो जाती है, उसमें कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। इस वजह से एसए नोड जो है वो इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं कर सकता। और इसमें पेशेंट का ज़ाहिर है जब एसए नोड कंडक्ट नहीं करेगा तो AV के थ्रू कंडक्शन शुरू हो जाएगी और AV के थ्रू जो कंडक्शन है वो 40 to 60 बीट्स पर मिनट ही होनी है। तो पेशेंट जो है वो मोस्टली टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया सिंड्रोम के साथ, मोस्टली ब्रेडिकार्डिया के साथ, लेकिन ज़ाहिर है जब ब्रेडिकार्डिया कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो सम टाइम टैकीकार्डिया देन फिर ये चीज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि पेशेंट ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया सिंड्रोम्स के साथ अगर आएगा तो दिस इज साइनस 6 सिंड्रोम। इसमें हम लोगों ने इनिशियली मैंने आपको बता दिया कि इनिशियली हम पेशेंट को एट्रोपिन देते हैं, लेकिन अगर इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है तो वो पेसमेकर ही देना होता है। और लास्ट चीज़ जो आपकी बुक के अंदर बताई हुई है वो साइनस टैकीकार्डिया है, यानी रिदम बिल्कुल ठीक होती है लेकिन सिर्फ टैकीकार्डिया होता है। साइनस का मतलब है रिदम ठीक है। ये हो सकता है एंजाइटी की वजह से, फीवर्स की वजह से, कुछ ड्रग की वजह से, तो हम अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करते हैं। अब आपने ये चीज़ देखी है कि बार बार हम लोगों ने बात की है पेसमेकर। सो पेसमेकर हमने इंसर्ट कहाँ करना होता है, तो आपने याद रखना है कि जो बंदा होता है उसकी लेफ़्ट साइड पे जो क्लेविक्यूलर बोन है उसके नीचे हम इंसर्ट करते हैं। सो लेफ़्ट साइड पे बिलो द क्लेविकल, ठीक है, इंफ्रा क्लेविक्यूलर क्लोज टू द स्किन जो है, बिलो द स्किन एरिया हम पेसमेकर इंसर्ट करते हैं। ये साइट आपको पता होनी चाहिए। पहले ज़माने में ना हमारे पास सिंगल लीड पेसमेकर होता था, फिर डबल लीड आ गया और अब ट्रिपल लीड भी आ गया। तो पहले इसको क्या किया जाता था बेटे, इसको ना सिर्फ राइट वेंट्रिकल्स पे लगा देते थे कि ये राइट वेंट्रिकल को इम्पल्स देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड सारा लंग्स में चला जाएगा तो बाकी खैर है, ठीक है। फिर जब डबल आ गया तो हम राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल पे लगाते थे। अब ट्रिपल लीड है, एक राइट एट्रिया पे लीड लगती है, एक राइट वेंट्रिकल पे और तीसरी लेफ्ट वेंट्रिकल पे, ताकि जिसकी भी कंडक्शन स्लो हो उसको एक इम्पल्स मिल जाए और इम्पल्स मिले तो वो कॉन्ट्रैक्ट करे और काम चलता रहे। पेसमेकर की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। परमानेंट पेसमेकर होते हैं और हमारे पास टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी फिर ट्रांसक्यूटेनियस भी होते हैं और ट्रांसवीनस भी होते हैं, लेकिन ये डिटेल्स मैं आपको फिर बताऊंगी। एक बात मैंने ऑलरेडी बता दी कि पेसमेकर ब्रेडिकार्डिया में और डीफिब्रिलेटेड टैकीकार्डिया में दिए जाते हैं। पेसमेकर का बेसिक काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट कराना, जो कि ब्रेडिकार्डियाज में ज़ाहिर है हमारे पास कंडक्शन स्लो हुई होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एरिथमियाज में से ब्रेडिकार्डिया। तो इसमें से कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। टैकीकार्डियाज जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर अगेन क्या क्या थी, मैं क्या रिवाइज कराऊँ, आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न है ना, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए कि नॉन ए वेव्स हैं। फिर जो आपके पास एक एडम स्ट्रोक पैटर्न पढ़ा हमने, वो आपको पता होना चाहिए। साइनस 6 सिंड्रोम है, साइनस टैकीकार्डिया है, साइनस ब्रेडिकार्डिया है। सो ये सब कुछ देख लेना। इसमें से कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह टैकीकार्डियास पढ़ेंगे।